my channel Nilesh Academy Science Tuition. I hope so you like and subscribe to my channel and get the new notification about the latest video. So now we can see the class 10th Science and Technology part 1 lesson chemical reaction and equation. So we already seen the part 2, part 1st and part 2. Now we see the part 3. So in part 3rd we see the some points, that is endothermic and exothermic process, endothermic and exothermic reactions, rate of a chemical reactions and factor affecting rate of chemical reaction, oxidation and reduction and corrosion. That some points can be discussed into the video. So I hope so you can see the video up to the last and get your clearly knowledge. Thank you. Okay, so next हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हम देखते हैं कि ये दो वर्ड्स हम बेहतरीन तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं. एंडो मीन्स बाहर से अंदर आ जाना, एंट्री हो जाना, राइट, इसलिए हम एंडोथर्मिक कहते हैं. सो एक्सोथर्मिक के लिए एग्जिट की तरह हम बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज को बाहर निकाल देना या ऑटोमेटिकली वो चीज बाहर निकल जाना. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. सो अब ये प्रोसेस में हम कैसे यूज करेंगे इसके बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट वन, एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड इन सम फिजिकल चेंज इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट. अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो भी कोई प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है. एब्सॉर्ब होती है यानी बाहर से हीट अंदर के तरफ आ जाते हैं, एब्सॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड इन सम फिजिकल चेंज, यानी कि इस तरफ से जो रिएक्शन होती है जिसका हमें फिजिकल चेंज करना है, या एक सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जब हम चेंज करते हैं उस चेंज होते टाइम जो भी हीट बाहर से हमें रिक्वायर्ड होती है, बाहर से एब्सॉर्ब की जाती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ द आइस. अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आइस होगा तो स्लोली मेल्ट हो जाता है, लेकिन हमें जल्दी से मेल्ट करना होगा, उसका पानी करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस आइस को नीचे से या बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे. और जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस फास्टली क्या होगा, मेल्ट होगा. दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि हम बाहर से हीट उसे प्रोवाइड कर देते हैं. ऐसे किसी भी फिजिकल चेंज हो जाने के लिए हम बाहर से प्रोसेस में या बाहर से हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस. वैसे हमारी अगली प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज. यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है इन सम फिजिकल चेंज, यानी कि कौन सी भी सब्सटेंस का फिजिकल चेंज जब होता है तो उस टाइम पे हीट रिलीज हो जाता है, यानी कि अंदर से हीट बाहर आ जाती है, यानी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हमने पहले ही बोला था एक्सो मीन्स एग्जिट, राइट. सो फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. हम देखते हैं कि आइस, वाटर से आइस प्रिपेयर करने के लिए हम वाटर को रेफ्रिजरेटर रखते हैं. रेफ्रिजरेटर में फंक्शनिंग क्या है कि एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर कम कर देना है, राइट. यानी कि वाटर में जो हीट पहले से कंबाइन होगी उस हीट को बाहर निकाल देना और उसका टेम्परेचर कम करके उसका क्या होता है, आइस फॉर्मेशन होता है. इस तरह से का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन में भी हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस, यानी कि हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जब हम वाटर में डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि अंदर से हीट बाहर निकल जाते हैं. या बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा हम डेली यूज करते हैं. वॉशिंग सोडा डिजोल्व करते टाइम जब भी हम पानी में उसे डालते हैं तब क्या होता है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है. इस तरह से ये दोनों प्रोसेस है. अभी इन दोनों प्रोसेस का हम रिएक्शन में कैसा यूज करेंगे ये देखते हैं. चलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मीन्स हमने देखा कि बाहर से अंदर लेना. अभी हम देखना है कि कौन सी भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन से आउटपुट यानी प्रोडक्ट मिलने के लिए हम जब उस रिएक्टिव सब्सटेंस को बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट. द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड, राइट. रिएक्शन कंप्लीशन होने के लिए बाहर से हीट क्या करता है, एब्सॉर्ब कर देता है, तब उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को हम बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे,
जब भी हमने फर्स्ट वीडियो में एक्टिविटी में देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड कर देंगे तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन होने के लिए हमें हीट की रिक्वायर्ड है और हीट क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बाहर से प्रोवाइड कर देते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर से ले लेता है, तब उस टाइप की रिएक्शन जो होती है तो हम उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वैसे ही हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कहा था हीट रिलीज हुए थे। वैसे ही कौन सी भी केमिकल रिएक्शन होती हो, उस केमिकल रिएक्शन में जब हीट रिलीज की जाती है यानी बाहर छोड़ दी जाती है, तब उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर के साथ हीट करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट तैयार होता है। ये प्रेसिपिटेट तैयार होते वक्त कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन हो जाती है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि हीट क्या दिखाई हमने प्रोडक्ट साइड पे लिखे हुए। यहाँ पर हीट रिलीज की जाती है। इस टाइप की रिएक्शन यानी कि हीट जब भी हम प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो हीट जब हम रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं तो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से हम क्या करेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि देखते हैं कि रिएक्शन होने का जो भी स्पीड होगा वो स्पीड हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी रिएक्शन फास्टली प्रोग्रेस होती है, कौन सी स्लोली प्रोग्रेस होती है। इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सी भी एक केमिकल रिएक्शन हो कंप्लीटली परफॉर्म होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट रिएक्शन। वैसे कि हमने बोला कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो मिनिमम हम कंसीडर कर सकते हैं 10 मिनट लगेगा एक आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए। वही आइस क्यूब को अब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 के बजाय 5 मिनट में भी मेल्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि कंडीशंस, रिएक्शन के कंडीशंस डिफरेंट हुई, एक को हमने हीट नहीं दी और एक को हीट दिए, तो इस कंडीशन की वजह से दोनों रिएक्शन का रेट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। वैसे कि आइस का मेल्ट होने का रेट चेंज हो गया। इस तरह से जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा या टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अब देखते हैं कि इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन प्रोग्रेस होने पर कुछ फैक्टर्स ऐसे कि जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज भी कर देते हैं और रिएक्शन का रेट डिक्रीज भी कर देते हैं। उसे हम कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर यानी कि हम बोलते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी होगी, उसका फिजिकल स्टेट होगी। इस तरह से जो भी रिएक्टेंट का नेचर होगा वो नेचर भी क्या करता है, हमारा रिएक्शन रेट पे अफेक्ट कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होगी उस रिएक्टिविटी रिएक्टेंट पर अफेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल, एक एल्यूमिनियम एंड जिंक, दोनों मेटल कंपाउंड है। दोनों मेटल कंपाउंड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, यानी दोनों में क्या करेंगे, दोनों मेटल एसिड में डिप करेंगे या फिर दोनों के ऊपर एसिड डाल देंगे। अगर दोनों पर एसिड डाल देंगे तो उनका इफेक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। in which aluminum is a more reactive than zinc metal, hence reactivity of aluminum is greater than zinc metal, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं हमने जो दो मेटल लिए थे रिएक्शंस के लिए, उसके एल्यूमिनियम एंड जिंक। दोनों में देखते हैं कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है या फिर जिंक से ज्यादा है। हमने दो को कंपेयर किया है तो दो के बारे में बोलेंगे कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा है। देयरफॉर नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज अफेक्टेड ऑन अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो एल्यूमिनियम फास्टली क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा और जिंक स्लोली रिएक्ट होगा। इसलिए हम देखेंगे रिएक्शन की वही HCl दोनों के लिए सेम ही यूज किया।
लेकिन एल्यूमिनियम एंड जिंक दोनों का रिएक्टिविटी का जो नेचर है, उस नेचर के वजह से क्या हुआ, रिएक्शन हमें स्लोली परफॉर्म हो जाते हैं। सो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट का नेचर जो होता है वो नेचर भी क्या करता है, रिएक्शन पर अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टर। जितनी बड़ी साइज या जितनी छोटी साइज होती उसके डिपेंड उनकी रिएक्टिविटी भी और रिएक्शन का रेट भी डिपेंड रहेगा। सो स्मॉलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हाइयर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हम देखते हैं कि कौन सा भी अगर शुगर के बारे में हम देखते हैं कि चाय बनाने के लिए शुगर हम छोटी साइज की यूज करते हैं, उसके मार्केट में हम देखते हैं बड़ा साइज शुगर का क्यूब भी हमें मिलता है। अगर वो क्यूब हम यूज करेंगे तो वो डिजोल्व होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम रेगुलरली जो स्मॉल शुगर यूज कर देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पार्टिकल्स का या एलिमेंट कंपाउंड का जितना छोटा साइज होगा वो उतना हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि वो अनदर कंपाउंड से फास्टली रिएक्ट हो जाएगा। दैट इज साइज ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सो इट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। सो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम पहले बार भी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी और उसका अमाउंट जो सॉल्यूशन में होगा उसका अमाउंट कितना ज्यादा है उसके कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो कंपाउंड कर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तब हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। उसमें सोल्यूट का अमाउंट हम कितना यूज करते हैं उसके डिपेंड हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एसिड बोलते हैं। एसिड हम दो तरफ से लेबोरेटरी में एसिड अवेलेबल होगा, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से हम डाइल्यूट एसिड बना देते हैं, यानी कि उसमें डाइल्यूशन कर देते हैं। डाइल्यूशन के बाद एसिड का अमाउंट कम हो जाता है, वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है। सो ये होता है डाइल्यूटेड एसिड, और उसके एसिड हम सेम एक ही कंपाउंड पर करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शंस हम एक तो डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ करेंगे। दोनों के साथ करते वक्त उसका क्या इफेक्ट होगा या कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से डिकम्पोज होगा इसके बारे में, और उसके डिपेंड उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड रहेगा। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल यानी कि जितना भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना रिएक्टिविटी क्या रेट ऑफ रिएक्शन का भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl यूज किया है। सो डाइल्यूट HCl इज रिएक्ट स्लोली विद द कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड में एसिड का अमाउंट कम होता है, इसलिए उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से स्लोली रिएक्ट होगा। बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में HCl का अमाउंट मैक्सिमम होगा, सो HCl रैपिडली रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से फास्टली रिएक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट भी क्या होता है, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन पर हो जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा कि मेल्टिंग ऑफ द आइस को जितनी जल्दी मेल्ट करना होगा उतना हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितना ज्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा और उतनी फास्टली क्या होगी, रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग अ temperature. For example, ice is faster melt by increasing temperature as compared to the room temperature. Next one is a catalyst. Catalyst हम इसे बोलते हैं कि इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, ताकि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। दैट कैन बी हेल्प टू प्रोग्रेस द रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट, राइट। सो द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, राइट। ऐसा जो सब्सटेंस उसका प्रेजेंस, खाली उसका प्रेजेंस ही केमिकल रिएक्शन में चेंज कर देता है, क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंजेस कर देता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज,
is called as a catalyst, right? So for example हम decomposition of hydrogen peroxide देखेंगे. अगर हाइड्रोजन peroxide का नॉर्मली हम रिएक्शंस कर देंगे, उसमें कौन सा भी कंपाउंड न डालें तो उससे हम वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है. लेकिन यहाँ पर देखिए एरो पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है. लेकिन हाइड्रोजन peroxide H2O2 को हमें फास्टली डिकम्पोज करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड उसमें डाल देंगे तो रिएक्शन फास्टली हो जाती है और H2O2 को फास्टली कन्वर्जन H2N ऑक्सीजन में हो जाता है. सो इट इज अ फास्ट रिएक्शन, राइट. अगर दोनों में देखेंगे हम रिएक्शन का, एक स्लो रिएक्शन होती है विदाउट कैटलिस्ट और एक में हम कैटलिस्ट डालें तो रिएक्शन फास्टली हो जाते हैं. ये इफेक्ट क्या होता है, हमारा कैटलिस्ट का इफेक्ट रिएक्शन के रेट पर हो जाता है. ओके इस तरह से हमें क्या मिलता है, ये फैक्टर से जो फैक्टर हमारे रिएक्ट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर देते हैं. ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, राइट. हम जो भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट यूज करेंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होगा तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. यानी कि एक रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अगर मिलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाते हैं, राइट. सो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है, तो इससे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और दूसरी तरफ देखेंगे कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, MgH2. यहाँ से देखेंगे हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और खाली मैग्नीशियम और H2 दोनों सेपरेटली तैयार हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिंपली हमें याद रखना है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होकर प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. रिएक्टेंट कंपाउंड ऑक्सीजन में के साथ ऐड होकर ऑक्सीजन कंपाउंड का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. और उसके अपोजिट रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, यानी कि जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और जो भी कारण बनेगा जिस ऑक्सीडेशन होने के लिए, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कॉजेस ऑक्सीडेंट, इट सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन. और ऊपर के रिएक्शन में देखेंगे हमें रिडक्शन किसका हुआ है, सेकंड रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन बाहर निकल गया इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुका है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर नहीं जाता तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन खुद बाहर निकल जाने की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, तो हाइड्रोजन खुद का रिडक्शन हुआ है यानी बाहर निकल गया है, इसलिए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसकी वजह से क्या हुआ है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुके हैं, राइट. इट अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और समटाइम्स इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट वन है रिडक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन, राइट. ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, लेकिन इन रिडक्शन में हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसे बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पर देखेंगे हम कि कॉपर ऑक्साइड CuO, उसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन उसमें गैस पास कर दिया. हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद हमें क्या मिलता है, कॉपर मेटल साइड में हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है. यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ. दिए हुए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एडिशन जब हो जाता है तब उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन. और जैसे हमने ऑक्सीडेंट देखा वैसे ही रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या कि कंप्लीट रिएक्शन का रिडक्शन करने के लिए मदद जो करता है उसे हम क्या बोले, रिडक्टेंट कहेंगे. यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन यूज किया है, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट. सो इट कॉजेज द रिडक्शन. और कॉजेज क्यों हुआ है कि हाइड्रोजन को ऐड करने बाद ऑक्सीजन वहां से निकलकर हाइड्रोजन के पास आ गया, सो ये रिडक्शन हो गया यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. सो रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स कॉजेज द रिडक्शन, डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन.
राइट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, CO का, सॉरी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। सो हाइड्रोजन ने क्या किया, खुद ऑक्सीडेशन करके क्या हुआ, रिएक्शन परफॉर्म करे। सो हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिएक्शन एंड इट अंडरगोज इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कंपाउंड की या एलिमेंट की वैलेंसी, वो वैलेंसी इंक्रीज करने के लिए रिडक्शन रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है, राइट। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जब कौन सी भी रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शंस भी होती है, तब उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ऊपर की रिएक्शन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को ऐड हुआ है और ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। सो दोनों टाइप की रिएक्शन इसमें हो जाता है। सो दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वन है कोरोजन। कोरोजन तो हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में हम देखेंगे जो मेटल पीस होता है, मेटल पीस का कलर चेंज होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए रस्टिंग। एंड रस्टिंग जहां पर भी होता है यानी मेटल पीस पे जो रस्ट तैयार होता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन वो जो कंप्लीट प्रोसेस है कि आयन होगा या फिर मेटल पीस होगा, उसमें कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कोरोजन। So, due to the various component of the atmosphere, oxidation of metal takes place and resulting in their damage is called as a corrosion. Right? बारिश में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि मेटल का पीस होगा, जो आयन पीस होगा, उसकी रिएक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ह्यूमिड या वाटर जो ड्रॉपलेट या मॉइस्चर हम उसे बोलते हैं, उस मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन हो जाती है तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, उसका रस्टिंग हो जाता है मेटल का, यानी मेटल डिकम्पोज होने लगता है। सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन प्रोसेस, राइट। सो वो मेटल क्या होता है, डैमेज होने लगता है। सो अब रस्टिंग देखते हैं कि हम नेल्स यानी मेटल पीस से तैयार होने जो नेल्स होगा, उस नेल्स का रस्टिंग हम कैसे होते देखते हैं। सो रस्ट, हम रस्ट को बोलते हैं कि जो मेटल पीस पे ब्राउन कलर का लेयर तैयार हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सो रस्ट इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट मीन्स जहां पर एनोड और कैथोड इंक्लूड हो जाता है, यानी कि एक के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होती है तो एक के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, राइट। कैथोड यानी एनोड पर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, वही उस टाइप की रिएक्शंस क्या होते हैं, कोरोजन में हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन देखिए कि एनोड रीजन पर होने वाली रिएक्शन। सो आयन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+, यानी कि उसकी क्या होते हैं, वैलेंसी चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। सो आयन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम ऑर्बिट में बोलते हैं, उस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन के डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता रहता है। सो इसलिए हम बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसलिए हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो एनोड रीजन पे आयन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। वैसे ही कैथोड रीजन पर जो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस या एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन आता है, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस फ्रॉम द वाटर एट द कैथोड रीजन। दैट मीन जो भी ऑक्सीजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस कैथोड रीजन में आ जाएगा, तो हाइड्रोजन जो वाटर मॉइस्चर हम बोलते हैं, उस मॉइस्चर में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, उस मॉइस्चर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर जनरेट हो जाता है। और वो वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, वहां पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। इस तरह से क्या होगा, कैथोड रीजन पर रिडक्शन हो जाता है, और इस तरह से हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन या कोरोजन की रिएक्शंस हो जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बोलते हैं कि हम भी देखते हैं कि जो हमारा एडिबल ऑयल होगा, जो खाने का तेल होगा, उसे हम ज्यादा दिन तक स्टोर करके रहेंगे तो तेल ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होने लगता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। या फिर हम देखते हैं ग्राउंड नट्स होगा, उस ग्राउंड नट को भी हम ज्यादा दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे या क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो उसका भी टेस्ट बदल जाता है, राइट। वो जो टेस्ट बदलने की जो उसमें प्रोसेस हो देते हैं, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल इज नोन एज द रैंसिडिटी।
राइट। यानी कि जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट हुआ फैट्स एंड ऑयल्स होगा उसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से जब भी ऑक्सीडेशन होगा उसे हम बोलेंगे रैंसिडिटी बोल देते हैं। जैसे व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज द स्मेल एंड टेस्ट आर द चेंजेस, राइट। ये फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस कंपाउंड जहां पर भी प्रेजेंट होता है या जिस कंपाउंड में फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होता है उसका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसिडिटी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।